अरे भाई मुझे क्यों दिखा रहा है? तू ही बता देना इनमें से सबसे सेफ कौन सा होगा, वही लगा देंगे। सभी सेफ है यार, कोई भी उठा ले आंख मूंद करके, सभी एक जैसे हैं। चल यही लगा देते हैं। हाँ? ठीक है। ये सच कहूँ तो मुझे याद भी नहीं कि कब और कहाँ से उड़ाया था ये फोन मैंने। बढ़िया है, चल फिर मिलते हैं। साला फर्जी सिम कार्ड और चोरी के मोबाइल से किसी को धमकाने का मजा तो मतलब डबल हो जाता है। खेल शुरू हो गया नितिन, और इसकी हर बाजी हम जीतेंगे, तू देखते जा। हेलो गिरीश सेठ, मैं अभी ऐसा कुछ धांसू जुमला बोलूंगा ना कि आपके पसीने छूट जाएंगे और फिर आप डर के मारे पूछोगे कौन बोल रहा है। कौन बोल रहा है? बोला था ना, अब यही पूछेंगे। चलो पूछा है तो बता ही देते हैं। हम यमराज बोल रहे हैं। आपकी सांस का हर एकड़, हर स्क्वायर फीट अब हमारे हाथों में। सुना है काफी जमीन खरीदी गई है। देखो तुम जो भी हो, यमराज, और यमराज को तुम जो भी हो नहीं कहते गिरीश सेठ। अगर नाराज हो गया ना तो जान खींच लेगा। अगर जीना चाहते हो तो 1 करोड़ कैश रेडी रखो। देखो तुम जो भी हो, एक बात ध्यान से सुनो। ना मेरे पास फिजूल पैसा है, ना फिजूल टाइम। आइंदा से फोन मत करना। तो हम समझ लेते हैं कि आपकी जान फिजूल की है, जो आप हमारे गोलियों पर खर्च करना चाहेंगे। इसी तरह कुछ दिन धमकियां देते रहेंगे। विनय, पुलिस फोन ट्रेस नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, लेकिन तब तक हम दूसरे सिम कार्ड पर होंगे। हर फर्जी सिम कार्ड और 2 नंबर का मोबाइल इंस्ट्रूमेंट पुलिस के साथ चूहे बिल्ली का गेम खेलता रहेगा, और तब तक हम अपना गेम बजा देंगे। किसी से नहीं का क्या मतलब है जी? कौन था फोन पर? अरे कोई नहीं, ऐसी कोई सरफिरा था। देखिए, मुझे मालूम है कि आपको कोई धमकियां दे रहा है। आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? कुंती, पहले ना तुम आराम से बैठ जाओ। लेकिन पापा, आप हमेशा ये सब इतना लाइटली क्यों लेते हो? क्योंकि हमारे संस्कार, हमारे परवरिश ये सिखाते हैं कि कुत्तों को भौंकने दो। हाथी का काम है चलते रहना सही रास्ते पर। आप क्यों नहीं समझते? आप सही होंगे लेकिन दुनिया तो गलत है ना। अगर किसी सरफिरे ने आपको कुछ कर दिया तो हमारा क्या होगा? वैसे भी सौरभ को खोने के सदमे से अभी तक कोई संभला नहीं है। पापा, आप बिजनेस कीजिए ना। ये पॉलिटिक्स आप छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि बेटा, मेहनत से की हुई कोई भी चीज ऐसे कायरों की धमकियों से छोड़ते नहीं है। एक ट्रक से मैंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया था। माँ भवानी की कृपा से आज सब कुछ है हमारे पास। अरे खाना खाओ मेम साहिबो। अब धमकियों वाली गोलियां खत्म, अब असली वाली गोलियां चलेंगी। भाई एक गन मेरे को भी दे दे, मैं भी गोली चलाऊंगा। ना, तू बस बाइक चलाएगा ना, उसमें कोई मजा नहीं है। तुझे मजा चाहिए वो मैं तुझे अभी दिलवाता हूँ, पर कल सुबह के लिए तैयार रहना। युग है और टिशकियां गिरीश कौशल की कहानी खत्म और हमारी शुरू। गिरीश कौशल बाड़मेर शहर का एक जाना पहचाना व्यक्ति था। उसका अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, प्रॉपर्टीज में भी डीलिंग्स थी, और इस सब के साथ साथ वो पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव था। ऐसे आदमी की हत्या कर देने का मतलब रंगमंच के मुख्य किरदार को पहले ही अंक में मंच से बाहर कर देने जैसा था। लेकिन इस मंच का रंग भंग हो गया। इस हत्याकांड की पटकथा में कुछ ऐसे मोड़ आए जिसकी नाटककार ने कल्पना तक नहीं की थी। ये आउट ऑफ स्टोरी इम्प्रोवाइजेशंस, ये कहानी में आए बिन बुलाए ट्विस्ट सारे रंगमंच को भारी पड़ गए। आजा छोटे, शर्मा क्या रहा है? और कैसी है आज भी? छोटे, ये अपनी फिक्स्ड है, तू भी अपनी इनिंग खोल ही दे आज। क्यों? और
इससे क्या छू रही है? मैं हूं ना, मुझे छूना। हाँ, आजा। राजेश, खबर पक्की तो है ना? हाँ सर, उस कोटे का मेन दल्ला जो है राशिद, वो मेरा खास मुखबिर है। उसने कहा कि दामोदर आज रात किसी लड़की के साथ बैठने वाला है। हुजूर, आप सब खैरियत तो है? ये दामोदर किस कमरे में है? साहब, हम अपने ग्राहकों को ना उनके दाम से जानते हैं, उनके नाम से नहीं। डायलॉगबाजी बंद कर नगमा। अभी ये बता दामोदर कहाँ है? हम लोगों को पता है कि यहीं किसी कमरे में बैठा है वो। अरे साहब, धंधे का टाइम है, हर कमरे में कोई ना कोई मर्द तो मिलेगा ही ना आपको। तो समझ, तेरी मंदी का टाइम शुरू होने वाला है नगमा। राजेश, सरोजनी, यहाँ इस वक्त जितने भी मर्द हैं सबको अभी कभी घसीट के बाहर निकालो और लाइन अप करो। चल बाहर निकल। क्या बात है साहब? अबे चल बोला ना। लेकिन बात क्या है साहब? बात तो बोलो ना। हाँ? अरे साहब बोलो ना साहब। अच्छा, दो गन साथ में लेकर चलता है? नहीं साहब, ये मेरी नहीं है साहब। तेरी है क्या? नहीं साहब, इसी का है साहब। क्या बोल रही है तू? मेरी नहीं है साहब। साहब, अब आप ही बता दो कि कौन है इनमें से दामोदर, ताकि आज के बाद मैं उसे यहाँ ना आने दूं। सर, दामोदर तो मिला नहीं, ये मिला है। दो गन साथ में लेकर घूमता है। क्या नाम है इसका? विनय परियार। कहता है यही बाड़मेर का रहने वाला है। किसके लिए काम करता है तू? साहब किसी के लिए नहीं। तो ये दो पिस्तौल किस खुशी में लेकर घूम रहा है? साहब मैं अपनी सेफ्टी के लिए रखता हूँ। सर, दामोदर तो हाथ नहीं लगा, लेकिन इस छापे में दूसरा आदमी मिला है जिसका नाम है विनय परिहार, और उसके पास से 2 पिस्तौल भी मिली है। कौन है विनय परिहार? 2 गन, 2 थप्पड़ और दोनों गन्स लोडेड, एक क्लिप, 6 मतलब 12 गोलियां सर। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है रस्तोगी कि अब ये विनय परिहार 12 थप्पड़ और खाएगा? अरे साहब मैं बोल चुका हूँ साहब, मैं किसी दामोदर को नहीं जानता। अरे छोड़ ना दामोदर को, मैं ना तुझे जानना चाहता हूँ। तू कौन है विनय परिहार, और 2 गन लेकर क्यों घूम रहा था? बोलता हूँ साहब, वो बंदूकें मेरी ही है साहब। मैं बंदूकें सप्लाई करने का धंधा करता हूँ, पर साहब मैं किसी दामोदर को नहीं जानता, सच्ची में साहब। रस्तोगी, इलीगल आर्म्स पोजीशन एक्ट लगा दो, और तब तक कुत्ता साले को जब तक कि दामोदर का पता नहीं बता देता। मैं सच बोल रहा हूँ। विनय परिहार बाड़मेर के बिजनेसमैन गिरीश कौशल का कत्ल करने वाला था। एक रात पहले वो एक कोठे से पकड़ा गया। पुलिस उसे नहीं किसी और क्रिमिनल को ढूंढ रही थी, लेकिन अब विनय पकड़ा गया था। क्या विनय खुद अपने प्लान के बारे में पुलिस को बताएगा? आने वाले समय में यह केस इस कदर सर के बल उलट गया, गुलाटियां मारता गया, जो शायद लंबे अरसे से इन्वेस्टिगेशन टीम ने नहीं देखा था, शायद कभी नहीं देखा था। क्या कहा था मैंने? हाँ, ऐसे ही लोग धमकियां देते रहते हैं। बंद हुई कि नहीं? बिना पुलिस के पास गए। पर इतने हफ्ते हमारी नींद हराम हुई, उसका क्या? ऐसा करते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं छुट्टियों में, जितना सोना है सो लेना। हाँ, उठोगी तो फाइन लगेगा। आपको भी ना हर बात पे मजाक सोचता है। रात को डिनर पर चलते हैं, ठीक है? हाँ रमेश, बोल। आज भी अकेला ही निकला है, ड्राइवर नहीं है, खुद ही गाड़ी चला रहा है। फिर तो बढ़िया है हमारे लिए। सुजीत यार, 5 दिन से नेट प्रैक्टिस ही चल रही है, चल मैच खेल ही डालते हैं। हाँ भाई, गेम खेलने का वक्त तो आ गया है। 3 दिन से अकेला ऑफिस जा रहा है। तो कर देते हैं आउट, LBW क्लीन बोल्ड रन आउट, जैसे तू बोले। लेकिन यार आउट कर देते हैं। बैक टू पवेलियन। ये लीजिए हुकुम। टोटल 3 बुकिंग है इस हफ्ते, 4 गाड़ी जाएंगी।
ठीक है। अच्छा, वो अशोक जी का फोन आया था, जरा पूछ लेना क्या काम। हाँ जी। ठीक है। हाँ, वो अतुल कहाँ है? हुकुम, वो तो नदरोला वाली साइड पे गया। हाँ जी सर जी, नमस्कार। सब कुछ सही जा रहा है ना? टाइम पर, बजट में? सर जी आप बेफिक्र रहिए, टाइम और पैसा दोनों बचा कर दूंगा आपको मैं। वैसे सर एक प्लॉट देख रखा है यहीं अपने नदरोला में। कहाँ पर है? यहीं अपने हाईवे पर ही है। मतलब कोई एयर कंडीशन ढाबा वाबा खोल देंगे तो सोने की मुर्गी समझो आप कहें तो पार्टी से बात चलाऊं? हाँ, सही दाम दे रहे हैं तो ले लेंगे। अच्छा सुन, विश्वनाथ जी से बात हुई? वो अपने बाकी के 2 बीघा देने को तैयार है कि नहीं? अरे नहीं सर, मना कर रहा है, बहुत ट्राई किया। एक काम करता हूँ सर, एक बार फिर ट्राई करता हूँ, आखिरी बार। भाई हमारा काम है ईमानदारी से पूछना, कोशिश करते रहना। अब जिसको जमीन नहीं बेचनी नहीं बेचेगा। हाँ बोलो अतुल, क्या है? वही विश्वनाथ जी, विनती है आपसे, आखिरी बार ट्राई कर रहा हूँ। तुम आखिरी बार पूछ रहे हो ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हम आखिरी बार कह रहे हैं कि वो 2 बीघा जमीन बिकाऊ नहीं है। कसम धंधे की कमाल का दाम दिलाऊंगा आपको। वैसे भी आपके किस काम की है, बंजर पड़ी है, कुछ उगता उगता नहीं यहाँ पर। जमीन बंजर हो या सोने की खान, वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। आई बात समझ में? लो आपू, खाना खा लो। क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों दिख रहे हो? और ये फोन किसका था? वही गिरीश कौशल के एजेंट अतुल का। क्या चाहते हैं ये लोग? साए की तरह पीछे पड़ा है जमीन बेचने के लिए। कितनी बार बोल चुका हूँ कि जमीन नहीं बेचूंगा, पर सुनता ही नहीं है। 1 इंच नहीं दूंगा। आखिर समझते क्या है वो लोग? मैं और अरुण अभी निकल लेते हैं, 1 घंटे बाद तू भी चेकआउट मार लियो। हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं यहाँ। हाँ ठीक है, चल। क्या बोला वकील? वो वकील साहब कह रहे हैं कि तुम पर आर्म्स एक्ट लग गया और उसमें बेल बड़ी मुश्किल से होती है, लगभग ना के बराबर। अरे नहीं यार छोटे, पैसा जो है ना वो हर ना को हाँ में बदल देता है। भाई बदल देता होगा, लेकिन उसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए। विनय, सारे पैसे खत्म हो गए अपने पास। भाई बहुत लड़की चल रही है। गिरीश कौशल की हत्या करने निकला विनय परिहार जेल पहुंच गया था। उस पर गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में केस चल रहा था, लेकिन गिरीश कौशल की हत्या का षड्यंत्र फिर से रचा गया। किसने रचा, कैसे अंजाम दिया गया, इन सभी सवालों के जवाब पुलिस को आसानी से नहीं मिलने वाले थे। हाय बाबा। हेलो बेटा। पापा वो देखो कौन है। पापा पापा, मम्मी क्या हुआ? अरे कोई है? बचाओ! गिरीश उठिए ना, गिरीश, गिरीश उठो। पापा उठो। पापा क्लोज रेंज से 4 गोलियां फायर हुई हैं। डेथ ऑन द स्पॉट हुई है। 2 गोलियां यहां सीने में मारी गई हैं और 2 पेट में। तो 2 लोग थे, हेलमेट पहना था उन्होंने। अचानक से गेट के अंदर आए और जैसे ही पापा घर की तरफ आने लगे, उन्होंने पापा को गोली मार दी। माधुरी प्लीज कंट्रोल करने की कोशिश करो। तुम जितना ज्यादा हमें उनके बारे में बताओगी, हम उन्हें उतनी जल्दी पकड़ पाएंगे। क्या उन दोनों के साथ कोई और भी था? फायरिंग के बाद वो भागे कैसे? सर मैं तो पापा की तरफ भागी, लेकिन हाँ मैंने एक बाइक के जाने की आवाज जरूर सुनी। कुछ और बता सकती हो?
मेरा मतलब कुछ भी? सर सब कुछ इतना फास्ट हुआ, कुछ भी नहीं पता चला। उनकी एज क्या हो सकती है? मेरा मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज से तुम्हें कुछ पता चला हो कि वो यंग थे या? हेलमेट पहन रखा था और रात भी काफी थी, तो कुछ समझ में नहीं आया। और तुम बाद में अंदर से बाहर आई? हाँ सर, मैंने आवाज सुनी थी, फिर माधुरी दीदी चिल्लाई तो मैं और मम्मी भाग के बाहर गए। कुंती जी सॉरी, लेकिन हमें आपसे भी कुछ सवाल पूछने हैं आपके पति के बिजनेस के बारे में। सर, इस गिरीश कौशल का बिजनेस काफी फैला हुआ है। ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर्टी, जमीनों की खरीदारी, अलग अलग बिजनेस में पार्टनरशिप। पिछले दिनों इसने काफी जमीनें भी खरीदी थी। और इसके साथ पॉलिटिक्स भी। जी हाँ सर। बिजनेस, राइवलरी, जमीन, पॉलिटिक्स, दुश्मन तो कम नहीं है। शहर में काफी टेंशन है सर। दरअसल ये गिरीश कौशल क्लीन पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता था, काफी सोशल वर्क भी किया करता था। और हाँ सर, बाड़मेर बंद के ऐलान की भी बात चल रही है। हेलमेट पहने 2 आदमी, 2 गोली सीने में, 2 गोली पेट में। सोगी, मुझे पेशेवर कातिलों का काम लगता है। बिल्कुल सर। तो फिर शुरुआत भी यहीं से करते हैं। अपने सारे खबरियों को काम पर लगा दो और पता करो कि इतने बड़े आदमी की सुपारी किसने दी थी और क्यों दी थी। सर, कुंती जी ने हमें बताया था कि धमकियां कुछ हफ्तों पहले से ही आनी शुरू हुई थी। मैंने उनसे कई बार कहा था सर कि पुलिस में शिकायत करिए, और वो धमकियों को बड़े ही हल्के तरीके से लेते थे। मुझे अंदर से कोई डर लग रहा था ऐसा ही कुछ होने वाला। धमकियां किससे मिल रही थी गिरीश कौशल को और कब से? सर, गिरीश जी की फैमिली ने बताया कि उनको वो रात याद है जिस रात को धमकी का पहला फोन आया था। 12 अप्रैल की रात थी सर। उसके बाद मैंने उन्हें बार बार पूछा कि कौन है जिसने आपको धमकी दी, और वो धमकियां फिर हर दूसरे दिन आने लगी। हाँ कुंती, आज भी धमकी आई थी, लेकिन मैंने हमेशा की तरह मजाक में उड़ा दिया। क्या कहते हैं वो लोग? कौन है? चाहते क्या है? 1 करोड़ रुपए चाहते हैं। अब कौन है मुझे तो नहीं पता, तो पेशेवर एक्सटॉर्शन करने वाले लगते हैं। ये धमकियों का सिलसिला कितने दिनों तक चला? कुछ दिनों तक चला सर, उसके बाद अपने आप बंद हो गया। 1 करोड़ की डिमांड हुई थी। वैसे सर, अगर गिरीश जी के सारे बिजनेस का एस्टिमेट लगाया जाए तो कम से कम 50-100 करोड़ का आदमी तो था वो। दस्तों की पता करो कि ये धमकियां कौन दे रहा था और किसके कहने पर दे रहा था, और फिर बंद क्यों? मुझे धमकियां और उनका पैटर्न दोनों खटक रहा है। गिरीश कौशल के तेरों को फांसी दो, फांसी दो। गिरीश कौशल के तेरों को फांसी दो, फांसी दो। गिरीश कौशल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गिरीश कौशल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गिरीश कौशल अमर रहेंगे, अमर रहेंगे, अमर रहेंगे। गिरीश कौशल अमर रहेंगे, अमर रहेंगे, अमर रहेंगे। गिरीश कौशल की इस भयंकर हत्या की वजह से उनके समर्थकों का आक्रोश सड़कों पर उमड़ पड़ा। शहर के कई हिस्सों में बंद कामयाब रहा, तनाव बना रहा। राम नाम सत्य बोलो, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। राम नाम सत्य है। गिरीश का कारोबार काफी अच्छी तरह बढ़ रहा था, फैल रहा था। उसे कोई अच्छी सिक्योरिटी रखनी चाहिए थी। देखो क्या जमाना आ गया है। जो किसी के लिए कुछ करता है, समय निकालता है, भला करता है, उसके साथ ऐसा होता है। विश्वास ही नहीं होता कि नहीं रहे वो। अभी परसों ही तो कह रहे थे कि विश्वनाथ से बात करो कि वो 2 बीघा जमीन हमें बेच दे। अब इस सब बारे में बात करके क्या फ़ायदा। मगर उस वक्त गिरीश जी अच्छे दाम देते तो शायद मैं हाँ कह देता, लेकिन इतने कम दाम बताया कि मन ही नहीं किया बेचने का। सब लिखित होता है जी। देखिए ना, बड़ी अजीब किस्मत पाई है इस कौशल परिवार ने। पिछले साल इकलौता जवान लड़का मारा गया एक्सीडेंट में, और अब घर के कर्ता गिरीश जी नहीं रहे।
मैं उनके ट्रांसपोर्ट के बिजनेस का मैनेजर हूँ। गिरीश जी ने प्रॉपर्टी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ था और उनकी सारी प्रॉपर्टी की देखभाल मैं करता हूँ। सर गिरीश जी ग्रास रूट वर्कर से ऊपर उठे थे, लेकिन वो पॉलिटिशियन नहीं थे, कार्यकर्ता थे, हित चिंतक थे, जनता के आदमी थे सर वो। मैं मार्बल एक्सपोर्ट करता हूँ और गिरीश जी मेरे 30% के पार्टनर थे। एक्टिव नहीं थे, लेकिन फाइनेंस की कोई कमी नहीं थी उनकी तरफ से। फायदा किसको हो सकता है उनके मर्डर से प्रहलाद जी? ये बताना मुश्किल है सर। क्यों? कई लोग हैं क्या जिनको फायदा हो सकता है? नहीं सर, अब उनके मरने से नहीं बल्कि उनके जिंदा रहने से ज़्यादा फायदा था। जो लोग भी उनके संपर्क में आते थे, उनके दोस्त बनते थे, उनकी तो चांदी हो जाती। तो प्रहलाद जी किसी ने उन्हें मार दिया है और बताकर मारा है, धमकियां मिल रही थी उन्हें। गिरीश सर ऐसी धमकियों से कभी नहीं डरे। अब इतने बड़े आदमी थे, कोई ना कोई तो ऐसा होता ही था जो जलता था उनकी कामयाबी से। जलने वाले, धमकी देने वाले या जो धमकियां दे सकते थे, सबके नाम चाहिए मुझे अभी। लिख कर दीजिए। सॉरी सर, लेकिन ऐसे कैसे किसी का नाम लिख दूं? पेन से लिख दो, या कोई और तरीका जानते हो लिखकर देने का वैसे लिख दो। एसएमएस कर सकते हो मुझे उन सबके नाम चाहिए जो गिरीश कौशल के दोस्त नहीं थे। लेकिन सर उनका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। तो ऐसा कोई था जिसे गिरीश कौशल की पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की वजह से कोई ठेस पहुंची हो? गिरीश जी ने कई किसानों से बंजर जमीनें खरीदी, एक अरसे से खरीदते आए थे। फिर आ गया हाईवे और रातों रात जमीनों के भाव 100 गुना बढ़ गए, तो उन सभी बेचने वालों के दिलों को तो जरूर ठेस पहुंची होगी। तो उनमें से ऐसा कौन था जो अपनी बेची गई बंजर जमीन के नुकसान को गिरीश कौशल के खून से सींचना चाहता था? नाम लिख दो। लेकिन सर मैं ऐसे कैसे किसी का नाम लिख दूं? अतुल, तुम्हारे बॉस का कत्ल हुआ है। अगर उसके चलते हम 10-12 लोगों को पूछताछ के लिए बुला लेंगे तो उन पर कोई कहर नहीं टूट पड़ेगा और ना ही तुम पर। नाम लिख कर दो। देखिए साहब, अपने बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर में जितने भी गैंग हैं ना सुपारी वाले, हर जगह से एक ही जवाब आया है, नो। अच्छा, दिल्ली, मुंबई या कहीं और का कोई गैंग हो? उसकी रिसर्च अपनी चल रही है साहब, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था। गिरीश कौशल है ना, इसके नाम पे ना सॉलिड प्रॉपर्टी है और पूरा का पूरा पैसा ना सिर्फ और सिर्फ उसकी बीवी और 2 बेटियों के नाम पे जा रहा है। ये मैंने पता लगाया है साहब। सही पता लगाया तूने। तो साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर पैसा वैसे किसी का हाथ में तो जा नहीं रहा है तो इसको मारने का फ़ायदा नहीं है। तो हो सकता है ना कि पेशेवर सुपारी वालों का काम ना हो। देख चारो, ये जो भी है हेलमेट पहनकर है, इनकी पूरी स्टडी थी। एन मौके पर 20 सेकंड में गेम बजाया और वहां से फरार हो गए। ना कोई हथियार फेंका, ना पीछे को छूटा। ये 101% पेशेवर किराए के टट्टू है। और हाँ, मुझे उस आदमी का भी नाम चाहिए जिसने इन्हें सुपारी दी है। टाइम दो साहब, टाइम देंगे ना तो सुराग मिलेगा। सर, गिरीश कौशल और उसके एम्प्लॉइज के फोन रिकॉर्ड्स कल तक आ जाएंगे। और गिरीश कौशल के टेंडर्स और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स? उसके बारे में पता किया सर। कॉन्ट्रैक्ट्स में और टेंडर्स में वो सिर्फ जूनियर पार्टनर बनकर ही रहा है। उसकी इन्वॉल्वमेंट केवल टेंडर पास कराने तक ही रहा करती थी, क्योंकि उसके पॉलिटिकल कनेक्शन थे ना सर। मतलब ये पॉलिटिकल किलिंग हो सकती है, या फिर कोई ऐसा जो गिरीश कौशल को सिर्फ इसलिए रास्ते से हटाना चाहता था क्योंकि गिरीश कौशल कॉन्ट्रैक्ट्स पास करवा सकता था। राइवल पॉलिटिकल पार्टी और गिरीश की पार्टी के अंदर के राइवल्स दोनों की इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स निकाले जा रहे हैं सर। गुड। एक भी एंगल बिना टटोले पास मत करना रास्तों की, क्योंकि दगा हमेशा कोई अंदर वाला ही करता है। अब ये हमें तय करना है कि अंदर वाला कौन है और बाहर वाला कौन है। एक तरफ पुलिस अंदर वाला कौन है और बाहर वाला कौन है इसकी जांच करने में लगी थी, तो दूसरी तरफ इस कत्ल के षड्यंत्र के रंगमंच के बैक स्टेज और ऑन स्टेज खिलाड़ियों की अनबन इस नाटक का पर्दा गिराने की धमकी दे रही थी। भाई काम हो गया, सब हो गया, अब क्यों रुकूं मैं इस रेगिस्तान में? यार अरुण, थोड़ा सा रुक जा यार। नहीं भाई, मुझे कल लखनऊ लौटना है। मेरी थोड़ी टेंशन चल रही है यार। भाई टेंशन मेरी भी चल रही है सुजीत। ये गिरीश कौशल कोई कद्दू बैगन तो था नहीं कि जिसको ठोकने के बाद उसी के इलाके में सीना तान कर घूमे। अब हमें अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, और तू अच्छे से जानता है कि अंडरग्राउंड रहने के खर्चे होते हैं। यार कैसे पैसे दूं आज के आज यार? ओ भाई, तेरे उस गिरीश कौशल को ठोकना था, ठोक दिया ना हमने। अब हम अपने पैसे मांगे या नहीं? यार मैं कहाँ देने से मना कर रहा हूँ, लेकिन पार्टी नहीं दे रही है ना, मुकर गया है साला। तू अपने धंधे के 2 उसूल अच्छे से जानता है। पहला, सुपारी ली तो पार्टी को उड़ाना पड़ता है, और दूसरा, जुबान दी, मुकर गया तो जुबान काटनी पड़ती है। ठीक है, मुझे 24 घंटे का टाइम दो, मैं फिर से बात करता हूँ पार्टी से।
यही नंबर होगा। हाँ सर, क्योंकि उस रात फर्स्ट टाइम जब पापा को फ़ोन आया तब हम लोग खाना ही खाने वाले थे। हेलो। 12 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक इस नंबर से कई बार कॉल्स आए हैं। अच्छा कुंती जी, आप हमें बता रही थी कि गिरीश जी ने आपसे कहा था, तो क्या उन्होंने आपको कभी ये बताया कि ये धमकियां उन्हें देता कौन था? दरअसल वो हमें कोई टेंशन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो हमें सारी बात बताते ही नहीं थे। लेकिन सर ये वाली 12 अप्रैल वाली पापा की बात हमारे सामने हुई थी। ठीक है। मम्मी, प्रहलाद अंकल का फ़ोन था। कह रहे थे कि बिजनेस के सारे अकाउंट्स आपके नाम पे ट्रांसफ़र करने हैं। मैंने कितनी बार समझाती थी कि आपके बगैर हम तीनों के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए, लेकिन वो सुन। मम्मी मैं समझती हूँ हमें रोना चाहिए, आगे भी हम रोएंगे, लेकिन एक बात तो चेंज होने वाली नहीं है। पापा अब वापस नहीं आएंगे मम्मी। हमें उनके बिना मैनेज करना होगा, एक दूसरे की हेल्प करनी होगी मम्मी। अब बस यही रास्ता है। सर हमारा ये नंबर तो प्रीपेड है, अब तक तो 50 आइडेंटिटीज बदल चुका होगा। इतनी सारी आइडेंटिटीज का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते तुम लोग? सर ये प्रीपेड सिम कार्ड का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा होता है, किसी एक कस्टमर के पास नहीं रहता, आईडीज बदलती रहती हैं। फिर भी मैंने खंगाल के 50 एक नाम निकाले इस आईडी के, वो मैं आपको भेज देता हूँ। बट सर हाँ एक बात और है, इनमें से कई नाम फर्जी भी हो सकते हैं। इस सिम कार्ड की जो भी कुंडली है तुरंत भेज दे। सर सिम तो फर्जी ही निकला और इंस्ट्रूमेंट भी बाबा आदम के ज़माने का है, लेकिन फिर भी IMEI ट्रैकिंग के लिए डाल दिया है। दोस्तों कि इस नंबर के पीछे ज़्यादा टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सीरियस डाउट है कि इस नंबर से कुछ हासिल होने वाला है। 12 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच गिरीश कौशल को धमकाने वाला मुझे नहीं लगता इस नंबर के थ्रू मिलने वाला है। सर कुंती जी और उनकी बेटी माधुरी ने बताया कि इस दौरान उन्हें कई सारे कॉल्स आए और फिर अचानक से बंद हो गए, और फिर 2 हफ्ते बाद 5 मई को अचानक से गिरीश कौशल का मर्डर हो जाता है। इतना लंबा गैप, और इस गैप में एक भी एक्सटॉर्शन का कॉल नहीं। मुझे तो लगता है सर ये एक्सटॉर्शन का केस है ही नहीं। हो सकता है ये कॉल्स हमारा ध्यान बटाने के लिए किए गए हो सकता है। आधे से ज्यादा किलर्स जो अपने आप को शातिर समझते हैं ऐसे ही मिसलीड बनाते हैं। हमें बस एक बार इस मिसलीड का पता चल जाए, किलर्स तक पहुंचने का रास्ता हमें अपने आप मिल जाएगा। रस्तोगी, मुझे अभी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि कोई ना कोई अंदरूनी मामला है। पीड़ित गिरीश कौशल को 12 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक धमकियों वाले कॉल्स आए थे। बतौर एक्सटॉर्शन 1 करोड़ की कीमत भी मांगी गई थी, पर पुलिस को अब तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इन कॉल्स का ताल्लुक उन्हीं की जेल में कैद एक युवक के साथ था। अगर विनय परिहार को हथियारों सहित पुलिस ने अचानक से पकड़ नहीं लिया होता तो शायद अगली सुबह विनय ने ही गिरीश कौशल की जिंदगी का पर्दा गिरा दिया होता। पर फिर यह काम कोई और कर गया। कौन थे वो खिलाड़ी, और आखिरकार इस खेल का मकसद क्या था? प्रहलाद अंकल, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अब मुझे संभालनी है, जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। बेटा मैं और अतुल है ना, हम दोनों तुम्हारे पापा के बहुत करीबी थे और विश्वास पात्र भी। उनके बहुत एहसान है हमारे ऊपर, तुम फिक्र मत करो, हम दोनों हैं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। पापा बहुत हंसते रहते थे, सबको ऐसे दिखाते थे कि वो बहुत खुश है, लेकिन अंकल आप तो जानते ही होंगे, सौरभ भैया के जाने के बाद पापा अंदर से टूट चुके थे। गिरीश कौशल के बेटे सौरभ का वाकई में एक्सीडेंट हुआ था?
या फिर करवाया गया था? सर ये जोधपुर का केस था, वहां के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मेरी बात हुई। सौरभ कौशल की डेथ ऑन द स्पॉट हुई थी। किसी पर शक? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। एक्सीडेंट वाली कार हमारे जोधपुर के एक बिजनेसमैन की थी। वही लड़के को हॉस्पिटल लेके आए थे। गवाह थे 2-3। उन्होंने बताया कि लड़का रॉन्ग साइड पर बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहा था। कार वाले का कोई फॉल्ट नहीं था, इसलिए हमने एक्सीडेंटल डेथ रिकॉर्ड रजिस्टर कर दिया। एडीआर फाइल करने के 1 महीने के बाद जोधपुर पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया। हो सकता है एक्सीडेंट वाकई में हुआ। अपना खबरी नेटवर्क अभी तक खामोशी है। सबके सब एक ही बात बोल रहे हैं सर। स्टेट में, स्टेट के बाहर भी जितने भी जाने पहचाने सुपारी मर्डर गैंग्स हैं, उनमें से किसी का भी नाम सामने नहीं आ रहा है। गिरीश कौशल की लैंड डील्स की क्या कहानी है? सर उसने कई किसानों से कई बंजर जमीनें खरीदी थी, जो कि हाईवे बनने के बाद काफी कीमती हो गई। फिर तो कई लोगों के दिल चले होंगे। चले तो होंगे सर। वैसे उसके ज्यादातर सौदे ठीक ठाक ही गए थे। ज्यादातर? मेरा मतलब है सर, कुछ कोर्ट के अंदर सेटल हुए, कुछ कोर्ट के बाहर सेटल हुए। ओवरऑल सभी सेटल्ड ही थे। फिर फायदा किसे हो सकता है गिरीश कौशल के मरने से, या फिर उसे मरवाने से? 9 दिन तक एक्सटॉर्शन के कॉल आए, फिर अचानक बंद हो गए। क्यों? और उसके 2 हफ्ते बाद गिरीश कौशल का मर्डर हो जाता है। रस्तोगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे जवाब हमारे सर के ऊपर मंडरा रहे हैं और हम उन्हें नाक के नीचे ढूंढ रहे हैं? ये 50,000 रुपये एडवांस के जो आपने मांगे थे, एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए, बाकी के पैसे चेक में दे देंगे। ठीक है, लेकिन सौदा जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। विश्वनाथ जी, हमसे क्या गलती हो गई सरकार? जो दाम गिरीश जी आपको उस 2 बीघा बंजर जमीन के लिए दे रहे थे, आपके लड़के केदार ने कहीं कम दाम में किसी और को बेच दी। अरे तो मैंने कहा ना, ऐसा नहीं था कि ज़मीन बेचनी नहीं थी हमें। और ऐसा भी नहीं था कि हम एक ही दाम पे अड़े हुए थे। पर आप तो बात करने को तैयार ही नहीं थे। अब बस हो गया सो हो गया। मुझे तो आज की चिंता है। अब केदार की पढ़ाई में काफ़ी खर्च आ रहा था, तो मैंने सोचा कि कम दाम में ही सही बेच देते हैं ज़मीन। सर जी, आपने एक फ़ोन करना भी ज़रूरी नहीं समझा मुझे। एक बार बोल दिया होता बस। अब जो दाम बोलते ना उसी में खरीद लेते हम। अब छोड़ो भी, ज़मीन हमारी बिकी है, भावुक का आप हो रहे हो। माजरा क्या है? आप नहीं समझेंगे सर जी। तो समझाओ मुझे। अब आपके गिरीश कौशल के पास ज़मीन की तो कोई कमी थी नहीं। आधा बाड़मेर खरीद रखा था उन्होंने, अब ऊपर से वो रहे नहीं। उसके बाद आप मेरी छाती पर क्यों बैठे हो? अरे सुन नितिन। जी काका। तेरे भाई विनय का क्या हाल है? बलदेव काका, मैं उसकी जमानत करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम दोनों भाइयों को कमरा इसलिए किराए पर दिया था कि तुम यहाँ बाड़मेर में पढ़ने आए हो, मगर पढ़ने के अलावा तुम लोगों ने सब कुछ किया। गैर कानूनी बंदूकों का धंधा तक। मतलब ये कि एक भी ढंग का काम नहीं। काका, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे से ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम यहाँ रहोगे ही नहीं। मैं अचानक से कहाँ चला जाऊँगा? मैं क्या जानूँ। 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, कोई और कमरा ढूंढ लो। मेरे यहाँ अपराधी नहीं रह सकते। कौन है? मैं सुजीत। $50,000 है। 50 क्या होते हैं बे? 50 में हम ये मच्छर नहीं मारते। बहुत हाथ पैर मारने के बाद निकलवाए मैंने अरुण। ओ, हाथ पैर मारने की बात कर रहे हो? हमने पूरा का पूरा आदमी मार दिया, और इतना साफ काम किया है ना हमने। पुलिस को एक सुराग तक नहीं मिला। किसी को नहीं मालूम कि हमारे गैंग ने सुपारी उठाई है। खबर ही कुछ नहीं बोल पाए उन्हें। भाई मुझसे ये मार्केटिंग की क्या जरूरत है? मैं तो तुम लोग के साथ ही था ना। साथ था, लेकिन अब किसके साथ है ना पता नहीं। यार 50,000 दिए हैं अभी, बाकी के भी आ जाएंगे किस्तों में। देखो, हमने गिरीश कौशल को किस्तों में मारा है क्या बे? अबे अपनी जेब से 25,000 एडवांस दिया लोगों को काम का। इंपोर्टेड गन, पेट्रोल, कभी ये खर्चा कभी वो खर्चा। ऊपर से अपना दिमाग शांत रखो अलग। ऊपर से तू ये 50 पैसे खुले दिखा रहा है। 6 लाख का बात हुआ था ना? 6 लाख चाहिए कैश। भाई मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम लोगों को 6 लाख दूं और चुकता करूँ।
लेकिन ये साला सामने वाली पार्टी की लगी पड़ी है, दे ही नहीं पा रही है। तो एक काम करते हैं ना, पार्टी को ही उड़ा देते हैं। जो आज नहीं दे पा रहा है वो कल कहाँ से देगा? अबे हमारा पैसा नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम दिल को सुकून तो रहेगा। जिसने हमारा पैसा मारा हमने उसको मार दिया। ना ना, पार्टी को कुछ भी हुआ इस वक्त तो बात बहुत बिगड़ जाएगी, हम सब फंस जाएंगे, जेल चले जाएंगे। तो तू एक काम कर, पार्टी से मिला दे मुझे, मीटिंग फिक्स करा दे मेरी। मैं आंखों में आकर डाल के खुद पूछ लूंगा कि भाई पैसे दे रहे हो या नहीं। ठीक है, बात करता हूँ पार्टी से। मेरा है। हेलो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बोला ना मैंने। और जमीन के बाकी पैसे कब देंगे केदार? और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद चेक देंगे बापू। तेरे दादाजी ने 4 बीघे जमीन बेची थी, एकदम घाटे का सौदा। भाग में जो लिखा था हो गया, अब क्या कर सकते हैं? हाँ वो भी ठीक है। अब इतने सालों के बाद 2 बीघे बेचे, वो भी घाटे में गए। अब इसे भी भागी समझिए और बेकार की टेंशन ना लो बापू। हाँ बोलो। किसका फोन था? प्रहलाद अंकल का था, कुछ काम था उन्हें। बेटा माधुरी, मैं नहीं चाहती कि तुम ऑफिस के काम की वजह से कॉलेज की पढ़ाई के ऊपर ध्यान न दो। मम्मी, ऐसा नहीं होगा। कॉलेज और ऑफिस दोनों संभालूंगी मैं। माधुरी दीदी, पुलिस को कुछ पता चला कि पापा को किसने? नहीं श्वेता, अभी तक कुछ नहीं पता चला। कल ही बात हुई थी पुलिस से। साहब, हम जितने भी लोग हैं इस धंधे में सब बड़े हैरान हैं कि आखिर इतने बड़े आदमी की सुपारी निकली और हमें कानो कान खबर तक नहीं हुई। साहब जानकारी तो नहीं, लेकिन आपको एक राय दे सकती। जल्दी बोल। कहीं ऐसा तो नहीं साहब कि पनवाड़ी खुद ही पान लगा के चबा गया हो इस मामले में? मतलब क्या है तेरा? मतलब साहब है साहब, आपने दुनिया भर के मुखबिर, हिस्ट्री सीटर और पता नहीं किन किन लोगों के पास जाकर के जानकारी ली, लेकिन अभी तक किसी पेशेवर गुट का नाम सामने आया क्या? अभी तक तो नहीं, और शायद आगे आएगा भी नहीं, क्योंकि ये काम किसी पेशेवर गुट के अपराधी का हो ही नहीं सकता। हो सकता है जिस पार्टी को गिरीश कौशल से सबसे ज्यादा दिक्कत थी, उन्हीं ने उसका काम तमाम कर दिया हो। ये तो फ्री फॉर ऑल हो रहा है। हर कोई हरफन बोला बनकर अपनी थ्योरीज बांट रहा है, वो भी फ्री में। और प्रैक्टिकल में हमारे हाथ में क्या है? जीरो। आज तक किसी भी केस में हमने हिस्ट्री शीटर्स को या खबरियों को इतना टेस्ट नहीं किया, लेकिन सबके सब एक ही बात कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। नहीं रस्तोगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ नहीं है। तुमने गिरीश की बीवी, उसकी बेटी से बात की? कोई घरेलू मामला, अफेयर शफेयर, किसी रिश्तेदार के साथ कोई खटास? बीवी का अफेयर हो सकता है, बेटी का अफेयर हो सकता है। ये एंगल तो हमने अभी तक सोचा नहीं है। मैं कौशल परिवार के सारे पर्सनल चिट्ठे खोलता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। सुजीत का फोन था, कल आ रहा है पार्टी को लेकर। पता क्या करें? पार्टी को ठोक कर निकल जाए घर के लिए? उसके बारे में बाद में सोचते हैं, अभी मैंने कुछ और सोचा है। क्या सोच रखा है? यहीं जैसलमेर में एक बड़ा हाथ मारते हैं। कोई घर या दुकान देख रखी है? दुकान है सुनार की। बड़ी? नहीं छोटी है, लेकिन मैंने मुआयना किया है। जम के झपटे ना 4-6 लाख कहीं नहीं गए। पकड़े जाने का रिस्क? वो तो है, लेकिन इतना भी नहीं कि रिस्क ना ले सकें। ठीक है, करते हैं।
पहले सुजीत और इस पार्टी से निपट लेते, उसके बाद जेबरों पे चपटते। कॉलेज जा रही हूँ, उसके बाद ऑफिस जाऊंगी, फिर घर लौटूंगी। ठीक है? ठीक है बेटा। खून से रंगे इस रंगमंच पर कई पात्र अपना किरदार निभा रहे थे। इस पटकथा में कई प्लॉट थे, सब प्लॉट थे जो अपनी अलग अलग कहानियां बयां कर रहे थे। ये कहानियां आपस में कुछ ऐसी उलझ गईं कि अब कौन क्या किरदार निभा रहा है ये वो खुद नहीं जानता था। क्या इस केस की इन्वेस्टिगेशन इन उलझी कहानियों को सीधा कर पाएगी? क्या इस रंगमंच का पर्दा गिरेगा या फिर पर्दाफाश होगा? इसी दौरान इस रंगमंच से जुड़े कुछ खिलाड़ियों ने एक और जुर्म, एक और कांड की तैयारी शुरू कर दी। क्या ये जुर्म करने से पहले उन्हें रोका जाएगा? क्या वो कभी पुलिस के हाथों में आ पाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में कल रात 11 बजे। फिर मुलाकात होगी, तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स and enjoy watching the videos.